कल्पना कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट आपको हर हफ्ते सिर्फ इसलिए जुर्माना लगा रहा है क्योंकि आपने पिछले 7 दिनों में अर्थव्यवस्था में कोई नया योगदान नहीं दिया। मतलब सुनने में किसी डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? बिल्कुल। और अक्सर जब हम पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही सुहावनी तस्वीर बनती है। मतलब एक बार पैसा लगाओ और फिर जिंदगी भर किसी शांत बीच पर बैठकर मुनाफा आते हुए देखो। हाँ, वही आराम वाली जिंदगी। लेकिन आज हम जिस सिस्टम का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं उसने सच में इस आलस्य को दंडित करने वाला कोड लिख दिया है। सही कहा, और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत हैं वो फोटोन इकोसिस्टम के आधिकारिक प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स और उनके कुछ काफी गहरे तकनीकी प्रेजेंटेशंस हैं। मैंने भी उन्हें देखा। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे ड्यूअल ट्रैक या कह लीजिए 2 तरफा सिस्टम की रूपरेखा पेश करते हैं जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर चलता है। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि ये फोटोन का सिस्टम असल में काम कैसे करता है। मतलब क्या ये सच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑटोमेशन के जरिए कोई ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जो लंबे समय तक टिक सके, या ये सिर्फ एक और वित्तीय बुलबुला है? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो पक्का सोच रहे होंगे कि ये सब तकनीकी जार्गन असल जिंदगी में कैसे लागू होता है। देखिए, एक विश्लेषक के तौर पर मैं हमेशा ऐसे दावों को थोड़ी शंका की नजर से देखती हूँ, जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम ऑटोमेशन और पैसिव इनकम की बात करता है तो पहला सवाल यही उठता है कि इसके पीछे का असली गणित क्या है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस पूरी इमारत की नींव को बेस प्रोग्राम कहा गया है। जी, बेस प्रोग्राम। और ये टोन ब्लॉकचेन पर काम करता है। अब ब्लॉकचेन तो ठीक है, लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ क्या रोल है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, इसे एक ऐसी डिजिटल वेंडिंग मशीन की तरह सोचिए जिससे कोई बेईमानी नहीं कर सकता। अच्छा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्यूटर कोड के ऐसे टुकड़े हैं जो ब्लॉकचेन पर रहते हैं। एक बार जब नियम इस कोड में लिख दिए जाते हैं तो उन्हें कोई बदल नहीं सकता। मतलब कोई कंपनी का सीईओ नहीं और कोई बिचौलिया भी नहीं। यानी सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल। अगर कोड कहता है कि शर्त पूरी होने पर पैसा किसी एक व्यक्ति को जाएगा तो वो अपने आप चला जाएगा। फोटोन का बेस प्रोग्राम पूरी तरह से इन्हीं स्वचालित नियमों पर चलता है। ठीक है, वेंडिंग मशीन वाला उदाहरण तो समझ में आता है। अब डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इस बेस प्रोग्राम में कुल 12 लेवल हैं। लेवल 1 की शुरुआत सिर्फ एक टोन कॉइन से होती है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं लेवल 12 की कीमत 790 टोन तक पहुंच जाती है। हाँ, ये लेवल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे अजीब लगी वो है इनका एक्टिवेट वंस नियम। मतलब किसी भी लेवल को जीवन में केवल एक बार खरीदना होता है। इसके बाद ये एक 6 प्लेस मैट्रिक्स के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही। जब कोई भागीदार एक लेवल खरीदता है तो वो एक तरह से उस लेवल के 6 स्थान वाले मैट्रिक्स के सबसे ऊपर बैठ जाता है। और उसके नीचे 6 खाली जगह होती हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का गणित बहुत साफ है। नीचे के जो 4 स्थान हैं यानी नोड 3, 4, 5 और 6, उनमें से भुगतान तय होता है। नोड 3, 4 और 5 के भरने पर 50-50% का वितरण होता है। लेकिन जो छठा स्थान है वो तो आय नहीं देता ना। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि छठा स्थान री इन्वेस्ट का काम करता है। और ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार इस 6 प्लेस मैट्रिक्स के ढांचे को देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजी। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मतलब ये किसी पारंपरिक पिरामिड स्कीम जैसा ही लगता है, जहां नीचे वाले लोग जुड़ते जाते हैं और ऊपर वालों को पैसा देते हैं। अगर नीचे नए लोग आना बंद हो जाए तो ये ढह जाएगा। ऐसा क्या है जो इस मॉडल को पारंपरिक नेटवर्क की तरह ढहने से बचाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, पारंपरिक मॉडल इसलिए ढह जाते हैं क्योंकि वे एक बिंदु पर आकर बहुत भारी हो जाते हैं और रुक जाते हैं। हाँ। उनका जो ढांचा होता है वो स्थिर होता है। हाँ, वो बढ़ते बढ़ते एक जगह फंस जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस छठे नोड का उपयोग करके एक ऑटोमेटिक रिसाइकिल ट्रिगर करता है। इसे लूडो के खेल की तरह समझें। लूडो के खेल की तरह? वो कैसे? जैसे लूडो में जब आपके सारे मोहरे घर पहुंच जाते हैं तो बोर्ड खाली हो जाता है ना। हाँ। और आप फिर से एक नया खेल शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। उसी तरह यहाँ जैसे ही वो छठा और आखिरी स्लॉट भरता है वो उस पैसे का उपयोग करके उसी लेवल को आपके लिए फिर से रीपरचेज कर लेता है, यानी दोबारा खरीद लेता है। बिल्कुल।
ओह, तो आपका मैट्रिक्स पूरी तरह से खाली हो जाता है और नए सिरे से भरने के लिए तैयार हो जाता है। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रिसाइकल्स की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ये लूप बिना रुके लगातार चलता रह सकता है। ये थ्योरी में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या अनलिमिटेड रिसाइकल का मतलब ये नहीं है कि अंततः आपको पूरी दुनिया की आबादी को इस मैट्रिक्स में जोड़ना पड़ेगा? यहीं पर लोग अक्सर गणित में उलझ जाते हैं। अनलिमिटेड रिसाइकल का मतलब अनगिनत नए लोग बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? जो लोग आपके नीचे जुड़े थे, जब उनका छठा स्लॉट भरता है तो वो रिसाइकल होकर वापस आपके ही खाली मैट्रिक्स में आ जाते हैं। अरे वाह! हाँ, यानी वही लोग बार बार आपके मैट्रिक्स को भरने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते वो खुद सक्रिय हों। ये पूरा गेम वॉल्यूम का है, सिर्फ नए सिरे गिनने का नहीं। समझ गई। यानी ये खुद को बार बार साफ करने वाली एक मशीन है। ये बेस प्रोग्राम वाकई एक मजबूत नींव की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है। पूछिए। ये बेस प्रोग्राम नेटवर्क बनाने और लोगों को जोड़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी सिस्टम को लंबे समय तक टिकने के लिए एक वास्तविक अर्थव्यवस्था और तरलता की आवश्यकता होती है। तरलता मतलब? लिक्विडिटी। जी हाँ, लिक्विडिटी। ट्रिनिटी प्रोग्राम यही काम करता है। ये उनके अपने FRT टोकन पर चलता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। और FRT टोकन का मूल्य सीधे अमेरिकी डॉलर से पेग किया गया है। बिल्कुल। जैसे ट्रिनिटी के लेवल 1 में प्रवेश करने की कीमत $2 है, जो 0.025 FRT के बराबर होती है, और लेवल 12 की कीमत $2000 या 25 FRT है। प्रवेश के समय डॉलर के हिसाब से कीमत तय होने से उस भयानक अस्थिरता का जोखिम कम हो जाता है जो आमतौर पर क्रिप्टो मार्केट में देखी जाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। और ट्रिनिटी का मुख्य उद्देश्य ही FRT को सिस्टम में निरंतर मांग पैदा करना है। जब लोग ट्रिनिटी में आते हैं तो बड़ी मात्रा में FRT टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक हो जाते हैं। तो एक तरह से सप्लाई को बाजार से गायब कर दिया जाता है। लेकिन इसके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का गणित मुझे थोड़ा जटिल लगा। बेस प्रोग्राम में तो सीधा 50-50 का हिस्सा था, लेकिन ट्रिनिटी में एक 70-20-10 का विभाजन लागू होता है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या हम इस गणित को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए कि सिस्टम में 100 रुपए आते हैं। ठीक है। उन 100 रुपयों में से 70 रुपए तुरंत उस बड़े मैट्रिक्स में बैठे अलग अलग लोगों में उनकी जगह के हिसाब से बढ़ जाते हैं। 20 रुपए एक अलग रॉयल्टी फंड नाम की गुल्लक में चले जाते हैं, जो हर शनिवार को खुलती है। अच्छा, और बाकी 10 रुपए? बचे हुए 10 रुपए लाइन बोनस के रूप में उस व्यक्ति को इनाम में मिलते हैं जिसने नए लोगों को सिस्टम से परिचित कराया है। ये बंटवारा तो समझ आ गया, लेकिन ट्रिनिटी का मैट्रिक्स स्पेस के उस 6 स्थान वाले लूडो बोर्ड से बहुत अलग है। इसमें 39 नोड्स तक होते हैं। मतलब ये काफी गहरा है। जी, ये बहुत गहरा है। और यहीं पर मुझे प्रेजेंटेशन पढ़ते हुए थोड़ा रुकना पड़ा। इसमें दावा किया गया है कि ट्रिनिटी प्रोग्राम प्रति साइकिल 1106% का मैट्रिक्स रिटर्न देता है, और अगर इसमें 116% का लाइन बोनस जोड़ दें तो ये कुल 1222% का प्रॉफिट जनरेट करता है। हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। थोड़ा नहीं, बहुत। मतलब अगर कोई लेवल 1 पर $2 लगाता है तो उसे $22 से ज्यादा मिलते हैं, और लेवल 12 पर एक साइकिल में $22,860 का मुनाफा होता है। रुकिए, 1222%, ये हवा से पैसे बनाने जैसा क्यों लग रहा है? मुझे पता था आप ये पूछेंगी। मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि ये नया पैसा किसकी जेब से आ रहा है। ये तो गणितीय रूप से असंभव लगता है। ये संदेह एकदम स्वाभाविक है। कोई भी रैशनल व्यक्ति 1222% सुनकर यही सोचेगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये कोई ब्याज या जादू नहीं है। तो फिर क्या है? ये 1222% का आंकड़ा तब मिलता है जब आपके नीचे पूरे 39 नोट्स पूरी तरह से भर जाते हैं। इसका मतलब है कि ये पैसा हवा से नहीं, बल्कि उन 39 लोगों द्वारा सिस्टम में डाली गई पूंजी का एक संचित हिस्सा है, जिसे हम लॉक्ड लिक्विडिटी कहते हैं। अच्छा, मतलब वो पैसा सिस्टम के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में कमीशन टोकन को बर्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। टोकन बर्निंग, इसका क्या मतलब है? क्या वो सच में पैसे को आग लगा रहे हैं? इसे एक रूपक से समझते हैं। मान लीजिए दुनिया में सिर्फ 100 विंटेज कारें हैं। उनकी एक निश्चित कीमत है।
अब अगर अचानक उनमें से 50 कारें नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? तो जाहिर है बाकी बची 50 कारों की कीमत आसमान छूने लगेगी, क्योंकि मांग उतनी ही है लेकिन सप्लाई आधी हो गई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यही काम ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। वे सिस्टम से टोकन्स को निकालकर एक ऐसे डेड वॉलेट में भेज देते हैं जहां से वे कभी वापस नहीं आ सकते। ओह, तो सप्लाई कम हो जाती है। बिल्कुल। इससे जो टोकन सिस्टम में बचे रहते हैं उनका मूल्य सुरक्षित रहता है। इसलिए वो 1222% रिटर्न उस लॉक किए गए वॉल्यूम और इस टोकन बर्निंग गणित का सीधा परिणाम है। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक वित्तीय प्रोग्राम नहीं रह जाता, बल्कि ये यील्ड का गेमिफिकेशन बन जाता है। और इस पूरे गेम को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए उन्होंने उस 20% रॉयल्टी फंड का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। हाँ, वही गुल्लक जो शनिवार को फूटती है। बिल्कुल। उन्होंने इस रॉयल्टी को डिजिटल आर्ट से नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव एनएफटी के साथ जोड़ दिया है। जी हाँ, ये इकोसिस्टम में लोगों को रोके रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सिस्टम में कुल 10 अलग अलग स्तरों के एनएफटी मौजूद हैं। ये सबसे निचले एंट्री स्तर से शुरू होकर सुप्रीम तक जाते हैं। आप इन एनएफटीज को पैसिव इनकम में हिस्सेदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र मान सकती हैं। और इनको हासिल करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये किसी वीडियो गेम में भारी मेहनत करके अगला लेवल अनलॉक करने जैसा है। सही कहा। जैसे एंट्री एनएफटी पाने के लिए आपके पास बेस और ट्रिनिटी दोनों प्रोग्राम्स में कम से कम लेवल 6 का होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको सबसे बड़ा और पावरफुल सुप्रीम एनएफटी चाहिए तो आपको न सिर्फ दोनों प्रोग्राम्स में लेवल 12 का मालिक होना होगा, बल्कि ट्रिनिटी के लेवल 12 वाले मैट्रिक्स पर कम से कम 5 बार उस रिसाइकिल या कह लें लूडो बोर्ड वाले लूप को पूरा करना होगा। और ये मेहनत रंग भी लाती है। हर एनएफटी के साथ एक अर्निंग पावर कोएफिशिएंट या गुणांक जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये तय करता है कि आपको गुल्लक में से कितना हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल सटीक। एंट्री लेवल के एनएफटी का कोएफिशिएंट सिर्फ 0.5 होता है, जबकि सुप्रीम एनएफटी का कोएफिशिएंट 20 होता है। काफी बड़ा अंतर है। हाँ, यानी अगर शनिवार को रॉयल्टी बढ़ रही है तो सुप्रीम एनएफटी वाले व्यक्ति को एंट्री लेवल वाले व्यक्ति की तुलना में पूल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये बंटवारा होता कैसे है? क्या सारा पैसा सिर्फ एनएफटी होल्डर्स को दे दिया जाता है? नहीं, यहाँ भी एक संतुलन बनाया गया है। ट्रिनिटी प्रोग्राम में कुल रॉयल्टी पूल का 50% हिस्सा अनकंडीशनल या बिना शर्त एनएफटी होल्डर्स को दिया जाता है। 30% हिस्सा कंडीशनल होता है जो टीम एक्टिविटी पर निर्भर करता है, और बचा हुआ 20% टॉप पूल यानी नेटवर्क के टॉप 200 लीडर्स के लिए सुरक्षित रहता है। और बेस प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, बेस प्रोग्राम में यह अनुपात थोड़ा अलग है। वहां 50% अनकंडीशनल है, 15% कंडीशनल है और 35% टॉप 200 के लिए है। ये 50% का अनकंडीशनल हिस्सा ही वो पैसिव इनकम है जिसके बारे में शुरुआत में मैंने बात की थी। बस एनएफटी होल्ड करो और हर शनिवार अपना हिस्सा पाओ। लेकिन यहाँ मेरा एक तीखा सवाल है। मैं तैयार हूँ। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैंने पैसा लगाया, मैट्रिक्स पार किया, एक उच्च स्तर का एनएफटी खरीद लिया और अब मैं आराम से सोफे पर बैठकर चिप्स खा रही हूँ। ठीक है। मैं नेटवर्क में कोई नया योगदान नहीं दे रही। अगर मेरे जैसे निष्क्रिय लोगों की संख्या सिस्टम में बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या ये पूरा इकोसिस्टम उन मुफ्त खोरों के बोझ तले दब नहीं जाएगा? मतलब नया पैसा कौन लाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और यही वो जगह है जहां फोर्टन इकोसिस्टम अन्य सभी प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपके सवाल का सीधा जवाब उनके एक्टिव बनाम इनएक्टिव नियमों में छिपा है। अच्छा। और कह सकते हैं कि यह इस पूरे सिस्टम का सबसे क्रूर लेकिन सबसे स्मार्ट हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी हमेशा के लिए मुफ्त की रोटियां ना तोड़ सके। क्रूर नियम। मुझे ऐसे नियम पसंद है। तो ये एक्टिविटी चेक काम कैसे करता है? पैसिव इनकम लगातार पाते रहने के लिए सिस्टम हर हफ्ते आपकी जासूसी करता है, यानी एक एक्टिविटी चेक करता है। एक भागीदार को एक्टिव तभी माना जाता है जब वह हर हफ्ते अपनी टीम के मेट्रिक में 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज करें। टीम के मेट्रिक में? हाँ, ये वृद्धि दर्शाती है कि आप इकोसिस्टम में ताजी हवा और नया वॉल्यूम ला रहे हैं। रुकिए, 0.5% की ग्रोथ हर हफ्ते? ये तो बहुत ही तनावपूर्ण है। मतलब मैंने इतना पैसा भी लगाया, एनएफटी भी अनलॉक किए और अब मुझे हर हफ्ते एक सेल्समैन की तरह काम भी करना पड़ेगा, वरना मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये तनावपूर्ण लग सकता है,
लेकिन यही वो तंत्र है जो पूरे सिस्टम को जीवित रखता है। अगर आप 0.5% का लक्ष्य पूरा करने में विफल रहते हैं तो आप इनएक्टिव यानी निष्क्रिय मान लिए जाते हैं। और इनएक्टिव होने की सजा क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तुरंत पेनल्टी लगा देता है। वो व्यक्ति अपने एनएफटी रैंक में एक लेवल नीचे गिर जाता है, यानी उसका डाउनग्रेड हो जाता है। अरे बाप रे। और ये चेक रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन से ठीक पहले होता है। ओह, मतलब अगर शनिवार सुबह पैसे बंटने हैं तो शुक्रवार रात को ही सिस्टम चुपचाप चेक करेगा कि आपने काम किया या नहीं। अगर आपकी ग्रोथ 0.4% भी रही तो बूम, आप डाउनग्रेड हो गए और शनिवार के मुनाफे में आपका हिस्सा कट गया। यहाँ कोई मैनेजर नहीं है जिससे आप जाके गुहार लगा सकें कि सर इस हफ्ते मैं बीमार थी। बिल्कुल नहीं। कोड में कोई भावनाएं नहीं होती। और डॉक्यूमेंट्स में एक और डरावनी बात लिखी हुई है। वो क्या? अगर लगातार इनएक्टिव रहने के कारण किसी की रैंक न्यूनतम स्तर से भी नीचे गिर जाती है तो उसकी पैसिव इनकम पूरी तरह से शून्य हो जाती है। शून्य, एकदम खत्म। हाँ, ये तब तक रुकी रहती है जब तक वो व्यक्ति दोबारा मेहनत करके अपना मैट्रिक नहीं सुधारता। यहाँ तक कि सिस्टम का ऑटो विड्रॉल फीचर जो पैसा सीधे आपके वॉलेट में भेजता है वो भी काम करना बंद कर देता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, जी बिल्कुल। तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो पारंपरिक पैसिव इनकम के सपने को पूरी तरह से तोड़ देती है। हमने देखा कि फोटोन की शुरुआत बेस प्रोग्राम के उस 6 प्लेस लूडो बोर्ड मैट्रिक से होती है जो ऑटोमेटिक रिसाइकल्स के जरिए बिना रुके चलता है। जी बिल्कुल। फिर ये ट्रिनिटी प्रोग्राम की एक जटिल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है जहां 70-20-10 का बंटवारा होता है और टोकन बर्निंग के जरिए 1222% के रिटर्न को गणितीय रूप से संभव बनाया जाता है। जी। और अंततः ये सब एनएफटी के गेमिफाइड सिस्टम से जुड़ता है जिसे एक बेहद सख्त एक्टिविटी चेक के जरिए नियंत्रित किया जाता है। और श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि ये जो पैसिव इनकम है वो असल में उतनी पैसिव नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जो तभी तक आपको फल देगी जब तक आप उसमें लगातार ईंधन डालते रहेंगे। सही कहा। ये नियम इकोसिस्टम को उस ठहराव से बचाता है जो अक्सर इस तरह के प्रोजेक्ट्स की मौत का कारण बनता है। मुफ्तखोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मतलब आज हमने देखा कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ वित्तीय लेन देन नहीं कर रहे हैं बल्कि वे मानवीय व्यवहार और हमारे आलस्य को कोड के जरिए नियंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये सोचने वाली बात है कि आज हम एक क्रिप्टो इकोसिस्टम में ये एक्टिविटी चेक देख रहे हैं, लेकिन क्या भविष्य की सभी वित्तीय प्रणालियां इसी तरह के ब्लॉकचेन नियमों पर आधारित होंगी? हो सकता है। जहां काम न करने पर सीधे तौर पर स्वचालित दंड का प्रावधान होगा। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा पारंपरिक बैंक अकाउंट भी शुक्रवार की रात ये तय करेगा कि हमने इस हफ्ते अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दिया है, और अगर हम आलसी निकले तो शनिवार को हमारे खाते से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे? ये विचार जितना भविष्यवादी है उतना ही डरावना भी। इस पूरी कार्यप्रणाली और इसके पीछे के कठोर गणित पर विचार करें। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।